उस दौरान वहाँ पे जो कैजुअलिटी में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनको कैथेटर लगेगा, तो मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया उनको। कैथेटर यानी कि एक तरीके का पाइप होता है जिसके द्वारा यूरिन पास होता है। बट यहाँ मेरे दादा को ऐसा कुछ भी नहीं था, वो इवन वॉक कर सकते थे, उनको यूरिन पास करने में भी कोई इशू नहीं था। इवन वो हमें बताते थे कि उनको वॉशरूम जाना है। उनका ये स्टेटमेंट था कि आप मुझे कितना भी मना करें मैं तो लगाऊं, क्योंकि ये हॉस्पिटल का रूल है। जो पेशेंट है उनके परिवार वाले परमिशन नहीं देते तब तक हॉस्पिटल वाले कैथेटर या कुछ भी इक्विपमेंट बिना परमिशन के नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने दबाव बनाया, कैथेटर लगवाया, वो भी किससे? एक अटेंडर के हाथों, जो कि अनएक्सपीरियंस था, जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। हम केयर टेकर जो वहाँ पर मे भी साफ सफाई का काम करते हैं और कुछ भी अलग तरह का काम करते हैं, उनसे कैथेटर लगवाया गया। फिर मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो मैंने सुना डॉक्टर धीरेन्द्र एक अटेंडर को कह रहे थे कि चलो आओ तुम लगाओ। वो कॉन्फिडेंट नहीं था, उसके फेस से साफ समझ आ रहा था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो उसे मोटिवेट कर रहे थे ये कहकर कि तुम अभी नहीं लगाओगे तो कब सीखोगे। तो क्या मैं अपने दादा को एक्सपेरिमेंट के लिए लेके गई थी। मैम प्रोसीजर के दौरान उन्होंने जो अटेंडर थे उन्होंने बहुत फोर्सफुली पाइप को इंसर्ट किया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और ब्लैडर रप्चर हो गया, एक होल हो गया ब्लैडर में। जो ब्लैडर था वो रप्चर हो गया और कंटिन्यूअसली 8 दिनों तक यहाँ ब्लीडिंग होती रही। ये बच्ची अपने 85 साल के दादा जो कि ब्लीडिंग जिनकी लगातार हो रही थी उन्हें लेकर 5 घंटे तक उस एक्सपीरियंस डॉक्टर का इंतजार करती रही। तो मुझे दादा ने बताया कि इनको आधे घंटे तक लेटा के रखा गया। सेकेंड यूरोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्सरे जो लिया गया वो गलत एंगल से लिया गया है और उसमें जेल की मात्रा इतनी ज़्यादा डाली गई जिसकी वजह से इंजरी छुप गई। गलत एंगल से एक्सरे लिया गया, जेल को ज्यादा डाल दिया गया जिससे इंजरी छुप जाए। जरा सोचिए, कोई मरीज अपनी बीमारी लेकर अस्पताल जाए, लेकिन उस अस्पताल में उस बीमारी का इलाज करने के बजाय एक और परेशानी अगर अस्पताल दे दे तो आप क्या कहेंगे? ये सच में हुआ है, कहीं और नहीं बल्कि हमेशा विवादों में रहने वाला स्पर्श हॉस्पिटल में। भिलाई के एक 85 साल के बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे में उनके परिवार वालों ने स्पर्श हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया। इस दौरान जांच में इतनी बड़ी लापरवाही आई कि उनकी जान में बन आई। इस पूरी घटना को लेकर आज हमारे पास उस शख्स जो मरीज थे उनकी पोती मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सीजी भास्कर में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैम मेरा नाम दिव्या शुक्ला है। मेरे दादाजी का नाम श्री चंद्रशेखर प्रसाद शुक्ला है। उनकी उम्र 85 ईयर ओल्ड है। ओके, तो दिव्या आपके दादा 85 ईयर्स ओल्ड हैं और जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि स्पर्श हॉस्पिटल ने बहुत बड़ी लापरवाही की जिसकी वजह से अब उनकी जान पर भी खतरा बनाया है, तो क्या हुआ था? मैम एक्चुअली उनको COPD हुआ था जिसकी वजह से हमने उनको 23 फ़रवरी को। COPD ये क्या होता है? मैम ये एक लंग्स की डिसीज़ होती है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उनको हमने 23 फ़रवरी को हॉस्पिटलाइज़ किया था। तो जब हमने हॉस्पिटलाइज़ किया था उस दिन सेम डे मॉर्निंग में हमारी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने हमें कहा था कि जनरल वार्ड में रखेंगे हम 1-2 दिन के लिए, फिर उनको काफ़ी बेटर फील होगा उससे, फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे। फिर जब मैं हॉस्पिटलाइज़ की उनको रात को, तो वहाँ के जो स्टाफ वाले थे उन्होंने दबाव डाला कि इनको ICU में डालना होगा। फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा, देखिए सबसे गौर करने वाली बात है कि डॉक्टर मरीज को कह रहे हैं ICU में डालना होगा। ICU में उसी पेशेंट को डाला जाता है जिनकी हालत गंभीर होती है, लेकिन यहाँ दिव्या के जो दादा थे वो बाकायदा दिव्या के साथ स्कूटी में बैठकर हॉस्पिटल गए थे। तब वो चल फिर रहे थे, उनकी हालत ठीक थी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत जरूर थी लेकिन वो चल फिर पा रहे थे, अपने से सब कुछ कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने सीधा कह दिया कि उन्हें ICU में डाल दिया जाए। फिर इसके बाद क्या हुआ? मैम इसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करो, फिर अगर रात को कोई तकलीफ होती है तो इनको ICU में शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उनको ICU में तो शिफ्ट नहीं किया, जनरल वार्ड में 1 दिन के लिए रखा गया। तो कैजुअलिटी से फिर उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया।
उस दौरान वहाँ पे जो कैजुअलिटी में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनको कैथेटर लगेगा, तो मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया उनको। अब यहाँ जो दर्शक सुन रहे हैं, कैथेटर यानी कि एक तरीके का पाइप होता है जिसके द्वारा यूरिन पास होता है। ये उन्हीं पेशेंट्स को लगाया जाता है जो मूव नहीं कर पाते, जो बेड रिडन होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं। हाँ, जो पेशेंट अनस्टेबल होते हैं, जिनको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही होती है, उनको लगाया जाता है। बट यहाँ मेरे दादा को ऐसा कुछ भी नहीं था, वो इवन वॉक कर सकते थे, उनको यूरिन पास करने में भी कोई इशू नहीं था। इवन वो हमें बताते थे कि उनको वॉशरूम जाना है, हम उनको लेके भी गए थे। और इफ इन केस वो नहीं जा पा रहे थे, डॉक्टर का ये कहना था कि उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था जिसकी वजह से वो चल नहीं सकते, अगर वो जाएंगे तो इट्स रिस्की, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम उसका ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते थे। हम उनको या तो डायपर पहना सकते थे या फिर कुछ और भी कर सकते थे। अटेंडर तो वहाँ पे अवेलेबल थे ना। बट उन्होंने मुझे कहा, उनका ये स्टेटमेंट था कि आप मुझे कितना भी मना करें, मैं तो लगाऊँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल का रूल है। अच्छा, जबकि जब तक अगर जो पेशेंट है उनके परिवार वाले परमिशन नहीं देते तब तक हॉस्पिटल वाले कैथेटर या कुछ भी इक्विपमेंट बिना परमिशन के नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने दबाव बनाया और उसके बाद कैथेटर लगवाया, वो भी किससे? एक अटेंडर के हाथों, जो कि अनएक्सपीरियंस था, जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ये कैथेटर या जो भी मेडिकल प्रोसीजर होता है वो नर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अटेंडर यानी कि केयर टेकर जो वहाँ पर मे भी साफ सफाई का काम करते हैं और कुछ भी अलग तरह का काम करते हैं, उनसे कैथेटर लगवाया गया। जी हाँ, और क्या आपने बताया था कि आपने कुछ सुना था जब? हाँ जी मैम, जब ये उन्होंने पहले दबाव डाला मुझ पे, तो हम अब क्या करते वहाँ पे, उन्होंने हम पे दबाव डाला। फिर मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो मैंने सुना डॉक्टर धीरेन्द्र एक अटेंडर को कह रहे थे कि चलो आओ तुम लगाओ। वो कॉन्फिडेंट नहीं था, उसके फेस से साफ समझ आ रहा था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो उसे मोटिवेट कर रहे थे ये कहकर कि तुम अभी नहीं लगाओगे तो कब सीखोगे। तो क्या मैं अपने दादा को एक्सपेरिमेंट के लिए लेके गई थी? क्या वो मैं 85 ईयर ओल्ड पेशेंट को एक वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए लेके गई थी? अगर वो लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो फिर उसका जवाब कौन देगा? अब कैथेटर भी लग गया और उसके बाद फिर क्या परेशानी? असली जो परेशानी है वो अब शुरू होती है। एक अनएक्सपीरियंस्ड बंदे से वहाँ पर कैथेटर लगवा दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है दिव्या? मैम, प्रोसीजर के दौरान उन्होंने जो अटेंडर थे उन्होंने बहुत फोर्सफुली पाइप को इंसर्ट किया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और ब्लैडर रप्चर्ड हो गया, एक होल हो गया ब्लैडर में, जिसकी वजह से उनको कंटिन्यू 9 दिनों तक ब्लीडिंग हुई। आप समझिए कि कहाँ सांस की परेशानी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन कैथेटर गलत इंजेक्ट करने की वजह से उनका जो ब्लैडर था वो रप्चर हो गया और कंटिन्यूअसली 8 दिनों तक यहाँ ब्लीडिंग होती रही। जब दिव्या ने हॉस्पिटल वालों से इस संबंध में जानकारी ली, उनसे बात करनी चाहिए, तो हॉस्पिटल वालों ने ये कह के टाल दिया इस मुद्दे को कि ये तो आम बात है, 2 दिनों तक ब्लीडिंग अक्सर होती है। इसके बाद क्या हुआ दिव्या? उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग हो तो मैं यूरोलॉजिस्ट से एक मेडिसिन कंसल्ट करके आपको दूंगा, आप वो मेडिसिन दे दीजिएगा। तो मैंने वो मेडिसिन कंटिन्यू उनको 2 से 3 दिनों तक दिया, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो फिर जब 6th या 7th डे जब ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ तो मैंने उनको हॉस्पिटल लेके गया। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जब हमको कैजुअलिटी में लेके गए तो कैजुअलिटी में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर साधना नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि इनके पेनिस में अभी भी ब्लड क्लॉट है, तो हम अगर कुछ भी टेस्ट करेंगे तो फिर वो ब्लीडिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगा। जबकि उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी ब्लीडिंग रुकी नहीं थी। उस टाइम पे भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं शिवेन तिवारी नाम, वो आएंगे और आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन नाम उनका लिए थे बट कंसल्ट किसी और से करवाया था। कितने घंटे आपने वेट किया और फिर कौन सा डॉक्टर आया? मैम, मैं 12 बजे से वहाँ थी और 5 बजे वहाँ पे रेखा साहू सर आए। 5 बजे? जी मैम। और आप जाने के लिए भी कह रही थी पर आपको जाने नहीं दिया जा रहा था? मैं जब 12 बजे के आसपास हमारा सारा USG हो गया था, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं इनको लेके जा रही हूँ, मैं 3 बजे वापस आके कंसल्ट कर लूँगी। तो उन्होंने हमको जाने से भी मना कर दिया। जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो कैजुअलिटी में जो इंचार्ज थी उनका कहना ये था कि आप जाइए, पहले फ्लोर मैनेजर से परमिशन लीजिए। ज़रा सोचिए, आप किसी अपने परिजन को लेकर जाते हैं अस्पताल, उनकी हालत ख़राब हो, और अगर आप उस हॉस्पिटल में कंसल्ट नहीं करना चाह रहे, वापस आना चाह रहे हैं, और हॉस्पिटल वाले आपको ज़बरदस्ती पकड़ के रख लें और कहें कि हमारा डॉक्टर आ रहा है, एक्सपीरियंस डॉक्टर आ रहा है, आप वेट कीजिए। और वेट कितने देर करवाते हैं? 5 घंटे। ये बच्ची अपने 85 साल के दादा, जो कि ब्लीडिंग जिनकी लगातार हो रही थी, उन्हें लेकर 5 घंटे तक उस एक्सपीरियंस डॉक्टर का इंतजार करती रही। वो एक्सपीरियंस डॉक्टर जिसका नाम कुछ और लिखा था और बाद में कोई और डॉक्टर आया।
तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम कभी और बात करेंगे। इसके बाद क्या हुआ दिव्या? फिर मैंने फ्लोर मैनेजर से पूछा कि सर वो कब तक आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी बात हो गई है तिवारी सर से, वो बस आधे घंटे में आते होंगे। फिर वो आधा घंटा कहते कहते हमको 5 घंटे तक उन्होंने पूरा इंतजार करा। इस बीच में उनकी कंटिन्यू ब्लीडिंग हो ही रही थी। एक्सरे रूम में क्या हुआ फिर उसके बाद हम यूरोलॉजिस्ट से मिले। यूरोलॉजिस्ट ने हमको कहा कि जो मैंने उनको पहले बताया कि वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और इनको कैथेटर लगा था, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि कैथेटर की वजह से इंजरी आई है। तो मैंने कहा कि इंजरी पता कैसे चलेगा हमको? तो कहे कि एक्सरे RGU मैं आपको वो केरली प्रेस्क्राइब करता हूँ, आप वो करवा लीजिए, उसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा। फिर जब एक्सरे हुआ, उसकी रिपोर्ट्स आई, तो उनका कहना ये था कि ब्लैडर में सिर्फ स्वेलिंग है। और मैंने स्वेलिंग का कॉज पूछा तो फिर कहने लगे कि इनको UTI और प्रोस्टेट हो सकता है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो। उन्होंने मुझे कारण भी नहीं बताया। और जब एक्सरे रूम में गए एक्सरे के लिए, हाँ, तो मैं तो वहाँ पे अलाउड नहीं थी, मैं बाहर वेट कर रही थी। तो मुझे दादा ने बताया कि इनको आधे घंटे तक लेटा के रखा गया। सब घूम रहे थे, उनको आधे घंटे तक लेटा के रखा गया। और मैं जब सेकंड डॉक्टर से कंसल्ट किया, सेकंड यूरोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्सरे जो लिया गया वो गलत एंगल से लिया गया है और उसमें जेल की मात्रा इतनी ज़्यादा डाली गई जिसकी वजह से इंजरी छुप गई। समझिए कितना बड़ा स्कैम ये स्पर्श हॉस्पिटल हम जैसे आम लोगों के साथ कर रहा है। अपनी गलती छुपाने के लिए गलत एंगल से एक्सरे लिया गया, जेल को ज़्यादा डाल दिया गया जिससे इंजरी छुप जाए। और ये सब तब खुलासा हुआ जब दिव्या कोई दूसरे डॉक्टर के पास सजेशन लेने के लिए गई, तब उन्हें ये सारी जानकारी मिली। और क्या कुछ बताया? यहाँ तक हाँ। जो वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में थे डॉक्टर समीर, उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा। उन्होंने पहले USG हुआ, उसमें कहा कि इनको UTI है और प्रोस्टेट है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब ये एक्सरे हुआ उसके रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इनको UTI की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो प्रोस्टेट की वजह से। अच्छा, तो दूसरे डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया उन्होंने ये सबसे इनकार किया, उनको कोई UTI नहीं है, प्रोस्टेट ऐसा? प्रोस्टेट UTI तो था। अच्छा, था प्रोस्टेट UTI उनको अभी भी है फिलहाल। बट उन्होंने कहा कि ये जो इनको ब्लीडिंग हो रही थी वो उसकी वजह से नहीं हो रही है। नहीं, वो प्रोस्टेट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उनके यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि अटेंडर ने बहुत फोर्सफुली इंजेक्ट किया जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में एक होल हो गया। उन्होंने गलत डायरेक्शन पे छेद कर दिया जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही थी, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने ये तक बताया कि एक्सरे का एंगल भी गलत था। हाँ मैम, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने हाँ, ये फ़ोटोज़ दिव्या ने हमसे शेयर की हैं। अब हम आपको सारी फ़ोटोज़ स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। जब ये इंटरव्यू चल रहा है तो अब जो तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैम, इस केस से रिगार्डिंग मैंने वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा सर से भी बात की। मैंने उनको कॉल किया था, मैंने उनको सारा केस एक्सप्लेन किया। उनको मैंने बताया कि कैथेटर की वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही है और ये 7 दिन हो गए उनको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग कैथेटर की वजह से नहीं हो सकता, कुछ और कारण हो सकता है, ये कहा उन्होंने। और आप मुझे क्यों कॉल कर रही हैं, उनका ये कहना था। मेरे नीचे जो GM बैठे हैं आप उनसे बात कीजिए। और यहाँ तक जब मैंने मीटिंग बुलाई, जब मैं उस डॉक्टर जिसने ये सब लगाया था मैं उनसे बात की, तो उस टाइम पे जब मेरी बातें हुई तो वहाँ पे एक नर्स स्टाफ में हेड थी। तो उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर की उन्होंने यही कंक्लूजन दिया कि जो डॉक्टर की बस यही गलती थी कि उन्होंने आपसे कंसर्न नहीं लिया, बाकी इनकी कोई गलती नहीं थी। प्रोसीजर के दौरान इनसे कोई गलती नहीं हुई है। जो ब्लीडिंग हुई है वो प्रोस्टेट की वजह से हुई है। उन्होंने मुझे बस ये सफाई दिया। यानी कि पूरे अस्पताल ने इस मामले में पल्ला झाड़ लिया। हालांकि दूसरे स्पेशलिस्ट के पास दिव्या और उनका परिवार गया जहां पर सारे मामले का खुलासा हुआ। अब जब ये आप लोगों को पता चला कि स्पर्श हॉस्पिटल में इस तरीके से आपके दादा के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके बाद आप लोग कहाँ गए थे? मैम, जब ये पता चला तो हम सबसे पहले विधायक जी के पास आए, रिकेश सिंह सर के पास। उनको हमने एक आवेदन पत्र दिया और साथ ही साथ मैं कलेक्टर, SP और CHMO के पास भी मैंने एक आवेदन पत्र दिया जिसकी कॉपी मेरे पास है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास, जी मैम, ये मेरे पास कॉपी है आवेदन की। मैंने CHMO और SP कलेक्टर को तो अभी जो भी आप जिन लोगों से भी आप मिलकर शिकायत करने पहुंची थी उनकी तरफ से क्या कोई रिवर्ट आया? मैम, अभी तो हमने आवेदन दिया है और हम इसका इंतज़ार करेंगे और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम कोर्ट जाएंगे। और स्पर्श हॉस्पिटल के खिलाफ एक और लड़ाई एक आम नागरिक
करने जा रहा है। तो दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है, हमेशा स्पर्श हॉस्पिटल विवादों में रहता है। कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल सीजी भास्कर ने एक बहुत ही गंभीर और बड़ा मुद्दा उठाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से इस स्पर्श हॉस्पिटल के बेसमेंट में अवैध तरीके से ऑक्सीजन प्लांट और मैनीफोल्ड रूम संचालित किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल के बगल में ही हजारों लोग रहते हैं, आंगनबाड़ी और स्कूल संचालित किया जाता है और अगर एक गलती भी होती है इस ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तो बड़ा धमाका हो सकता है। और हमारी खबर के बाद जो कलेक्टर है उसने भी इस मामले में संज्ञान लिया, जांच कमेटी गठित की और इसके साथ ही जब ये सब कुछ हो रहा था तब स्पर्श हॉस्पिटल ने अपनी वेबसाइट से सारी डिटेल्स हटा ली, यानी कि जो डिटेल्स उसने दी थी जिसमें बेसमेंट में सारी जानकारी थी ऑक्सीजन प्लांट और मैनीफोल्ड रूम और अन्य चीजों को लेकर, अब वो जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लीपा पोती वो अपने काले कारनामों में करने में लगे रहते हैं। फिलहाल दिव्या और उनका परिवार आज स्पर्श हॉस्पिटल की गलती की वजह से जूझ रहा है। इनके जो 85 साल के दादा हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को लेकर जंग लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि दिव्या और उनके परिवार को इंसाफ मिले और स्पर्श हॉस्पिटल जैसे और ना जाने कितने अस्पताल संचालित होते हैं और जो इस तरीके से आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत और ऐसी ही खबरों के लिए सीजी भास्कर को देखते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।